तो आइए भाई हम लोग डिस्कस करते हैं जो पेपर हमारा हुआ है 26 जून को, ठीक है। तो इसका पहला सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m is taken from A to B under the action of constant force F, work done by the forces. ठीक, क्या तरीका है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ, देखिए भाई वेलोसिटी दे रखी है, लिख लेते हैं। दिस इज 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F बराबर 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 20k कैप, ये दिया हुआ है। द इंस्टेंटेनियस पावर, क्या पूछ रहा है बच्चा? इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, कितना होगा? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? ठीक, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? तो पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस पावर का। पावर बराबर F डॉट V होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में I वाला I के साथ, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ। तो 10 इंटू 5 हो गया 50 प्लस 10 और माइनस 3 तो माइनस का 30 और 20 प्लस 20 इंटू 6, क्यों? तो ये आ जाएगा 120। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 5 50 माइनस 30 और 120। तो यहाँ आप देख लीजिए कितना हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया भाई? 20 बचा यहाँ, तो 140। और यूनिट हम सबको पता है पावर की, ठीक है ना, वॉट होती है या 1 जूल पर सेकेंड होती है। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आइए, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुली है और एक तरफ मास m है और एक तरफ मास आपका 2m है, और यहाँ पर एक दूसरा सिस्टम है, दूसरे सिस्टम में यहाँ पर एक मास m है और यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है, कितना? 2mg का लगाया जा रहा है। पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि बताइए दोनों में से एक्सेलरेशन किस में कितना होगा, किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, ये पूछा जा रहा है। तो बहुत छोटी सी बात सुनिए, अगर दोनों तरफ मास होते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ पर a बराबर आएगा 2m माइनस m g अपॉन 3m है, तो a बराबर g अपॉन 3 है। क्लियर है? इसमें आ जाओ, इस वाले केस में इधर तो कोई मास है नहीं, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? इधर 2mg का फोर्स लग रहा है और इसमें नीचे की तरफ बच्चा mg आएगा, तो ये होगा देखो 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास m। तो इसका एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? mg अपॉन क्या होगा? m कैंसिल हो गया, तो a डैश बराबर g हुआ कि नहीं हुआ? तो पहली बार में एक्सेलरेशन कितना? g/3। दूसरी बार का एक्सेलरेशन कितना? g। किसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन हुआ बताओ? सेकंड केस में ना। तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड वाला, मोर इन द सेकंड केस, मोर इन द सेकंड केस। अगला देखिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन में यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है, और ये हम लोगों ने एक क्या लिया हुआ है? ब्लॉक लिया है। ये ए है और ये हमारा बी है। ये आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है।
क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एसलेशन ऑफ द वेज ए फॉर विच बी विल रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज बी। तो कितना मैक्सिमम एसलेशन होगा कि ये रेस्ट पर रहे, इट विल रिमेन एट रेस्ट, मैक्सिमम एसलेशन। ठीक, अच्छा अब यहाँ देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, बाकी कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। नीचे mg होगा, पीछे की तरफ ma हो जाएगा, है ना, ये तो हो गया। और ये देखो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। अब इसने पूछा है मैक्सिमम एसलेशन। देखो यहाँ पर जो mg है वो इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा, आपको पता भी है इसमें सामने की तरफ कौन लगता है, mg साइन थीटा लगता है, इधर की तरफ कौन लगता है, mg कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह आप 45 लिखना चाहिए, अभी थीटा ही लिख लेते हैं, बाद में वैल्यू रख देंगे। ठीक, ये थीटा हो गया, इधर थीटा है, ma के कंपोनेंट तोड़ लो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा है। ये कौन हो गया भाई लोग, ma कॉस थीटा हो गया, ये कौन हो गया, ma साइन थीटा हो गया। क्लियर हो रहा है? तो ये हमारा कौन हो गया, ma कॉस थीटा, और ये कौन हो गया, mg साइन थीटा। मेन लड़ाई इन्हीं दोनों में है। अब अगर ma कॉस थीटा बड़ा होगा तो ये इसको ऊपर ले जाएगा, और अगर mg साइन थीटा बड़ा होगा तो इसको नीचे लाएगा। अगर उसने पूछा है मैक्सिमम एसलेशन, मतलब किसके बड़ा होने का चांस है, ma कॉस थीटा, तो ये कहाँ जा सकता है बताओ, ऊपर जा सकता है। इसके जाने का खतरा कहाँ है, ऊपर है। इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगाएंगे बताओ, नीचे लगाएंगे। इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। इतना समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। अगर उसने मिनिमम पूछा होता तो फ्रिक्शन ऊपर होता, अगर मैक्सिमम पूछा है एसलेशन तो फ्रिक्शन नीचे होगा। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन बच गया, ma cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस f हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ma cos थीटा प्लस mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन क्या होगा, ये म्यू एन होता है, तो ये फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पर म्यू एन होगा, और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इन दोनों का सम आ जाएगा, तो ये आएगा ma cos थीटा प्लस इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू, और ये आ गया mg cos थीटा प्लस ma साइन थीटा। ठीक, और अच्छे से m तो सारे कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर आ गया a cos थीटा, ये आ जाएगा g साइन थीटा प्लस ये आएगा म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू ए साइन थीटा। इसको यहाँ ले जाओ, क्या कॉमन हो गया यहाँ पर कॉमन ए आ जाएगा, और ये क्या हो गया बच्चा है, कॉस थीटा माइनस और म्यू साइन थीटा बराबर किसके है बताओ। इसको क्या किया हम लोगों ने, है ना, यहाँ पर जी कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, जी कॉमन ले लोगे तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। क्लियर हुआ? अब ये देखो ए इक्वल टू आएगा जी, और ये हो गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अगर आप ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करें तो ए इक्वल टू जी, और ये आएगा टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। आप चाहें तो इसको एज अ फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं। अगर कल को मिनिमम पूछ लेगा तो ऊपर माइनस, नीचे क्या होगा प्लस। अब आप देखिए थीटा की जगह 45 डिग्री है, तो 10 45 1 होता है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी जी 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू आएगा कि नहीं आएगा, नोट कर लीजिए इसको। एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ ma लगेगा सूडो, और ये mg तो लग ही रहा है, mg साइन थीटा mg कॉस थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ma का कंपोनेंट पीछे गया, ma कॉस थीटा ma साइन थीटा।
अब अगर पूछ रहा है कि मैक्सिमम एसलेशन बताओ, मैक्सिमम एसलेशन बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पीछे जा सकता है। ये कहाँ जा सकता है? पीछे। अगर ये पीछे जा सकता है तो रोकने के लिए क्या होगा? फोर्स कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। इनका जो सम है वो बराबर इसके कर देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये आपने सॉल्व किया। कल को अगर मिनिमम पूछ लेता तो ऊपर माइनस और नीचे क्या होता? प्लस हो जाता। अब देखिए, अ मोटर बोट कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉट्स on the river in time 8 hour and 12 hour downstream and upstream. The time required for the boat to cover the distance in still water. तो क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। ये आपने रिवर बनाई है ना। रिवर की जो वेलोसिटी है VW मान लेते हैं, इधर की तरफ है। ये डाउन स्ट्रीम है, जब रिवर के साथ जाएंगे और वापस लौटेंगे तो अप स्ट्रीम है। ये आपका B वाला पॉइंट है। तो जाते समय जब स्पीड निकालेंगे तो VB प्लस VW होती है, बोट प्लस वाटर, और लौटते समय बोट माइनस वाटर। तो जाने का जो टाइम हो गया AB अपॉन क्या हो गया? VB प्लस VW, और लौटने का टाइम क्या हो गया? AB अपॉन VB माइनस VW हो गया। ये है, ठीक है। और पहली बार का जो टाइम है वो 8 आवर्स का दे रखा है। पहली बार का जो टाइम है ये वाला 8 आवर्स का दे रखा है, तो AB अपॉन और ये आ जाएगा VB प्लस VW। और दूसरी बार में आ गया, देखो ये आपका 12 आवर्स है, ये 12 आवर्स है, ये आ जाएगा AB अपॉन VB माइनस VW हो जाएगा। ये दूसरी बार का टाइम है। एक डाउन स्ट्रीम है और एक अप स्ट्रीम है, ठीक। अब यहां पर क्या हो रहा है कि हम दोनों को चाहे तो डिवाइड कर दें। अब डिवाइड करेंगे तो AB कट जाएगा भाई। क्या कट जाएगा? AB कट जाएगा, तो ये आएगा 2/3 इक्वल्स टू VB माइनस VW अपॉन VB प्लस VW आ जाएगा, ठीक। ये आ गया। देखो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2VB प्लस 2VW, ये आएगा 3VB माइनस 3VW, है ना। इसको यहाँ ले जाओ, बोट वाले को इसको यहाँ ले आओ, तो ये आएगा कितना? 5VW बराबर VB बचेगा, है ना। VB बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पर जो है बोट की जो वेलोसिटी है वाटर की वेलोसिटी की 5 गुना है। वाटर की वेलोसिटी की 5 गुना है, बोट की वेलोसिटी की 5 गुना, यानी कि 5 टाइम्स है, ठीक। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा कि अब ये कह रहा है कि अगर ये स्टिल वाटर में, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बोट टू कवर दिस डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा? देखो, अगर स्टिल वाटर का टाइम निकालना है तो ये आएगा AB अपॉन VB आएगा। AB अपॉन क्या आएगा? VB आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब एक काम करो, यहाँ पर एक ये पहली वाली इक्वेशन कॉपी कर लो। 8 इक्वल टू AB अपॉन क्या आएगा? VB प्लस VW आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसको क्या लिख सकते हो बच्चा? इसको लिख सकते हो AB अपॉन 5VW लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो AB अपॉन 6VW लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? भाई ये 5 VW हैं, एक VW पड़ोस में और लिखा है, तो इसको 6 नहीं लिख सकते हो। अब दोनों को डिवाइड कर दो दोबारा, इन दोनों को फिर डिवाइड कर दो, तो T अपॉन 8 और सब कुछ कट गया, 6 अपॉन 5 आया कि नहीं आया? तो यहाँ से क्या आ गया बेटा? ये आ गया, देखो 1.2, तो T बराबर 8 इंटू 1.2, 12 8 96, तो 9.6 आवर्स हुआ कि नहीं हुआ? आंसर खत्म। ये क्वेश्चन है।
मत करिएगा, डिवाइड करिए, टाइम लग जाएगा वरना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इक्वेशंस को सॉल्व करने से बचना चाहिए, ध्यान रखिए, टाइम लग जाएगा, फिर आपको शॉर्टेज पड़ेगी टाइम की आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? लिफ्ट इज गोइंग अप, द वेरिएशन इन स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज एज गिवन द ग्राफ, व्हाट इज द हाइट टू विच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर। एक ग्राफ देखो दिया है भाई लोग, है ना, और ये ग्राफ वेलोसिटी का ग्राफ है टाइम के साथ, ये ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ ऐसे, ये देखिए 0 है और ये आपका 3.6 है और ये 2 है और ये यहाँ पर 10 है और ये 12 है, ठीक। तो एक लिफ्ट ऊपर जा रही है, पहले स्पीड देखो बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर कम हो रही है, टोटल 12 सेकंड तक जो है ऊपर जा रही है। तो पूछ रहा है कि कितनी हाइट तक लेके आ रही, हाइट का मतलब हो गया डिस्टेंस, तो एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ निकाल लो, है ना, जो डिस्टेंस या हाइट हमको निकालनी है वो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। एरिया देखो निकालना है तो ट्रेपीजियम निकाल लो, और अगर ट्रेपीजियम से परिचय ना हो तो आप ऐसे कर लो, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, तो ये आएगा हाफ, बेस हो गया 2, हाइट हो गया 3.6 प्लस ये कितना हो गया इसमें, हाँ ये हो गया 3.6 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा हाफ, बेस हो गया 2, हाइट हो गई 3.6। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए, ठीक। इसको पूरा आप सॉल्व कर डालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो कैलकुलेशन बड़ी लंबी आएगी, है, कोई लंबी नहीं आएगी, सब में देखो 3.6 है, कॉमन ले लो, ले लिया, ये 2 और 2 1 हुआ, ये 8 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, 8 और 2 10 होता है, 3.6 इंटू 10 कितना होता है आंसर। कैलकुलेशन सीधा सीधा मत किया करिए, लंबा टाइम लगता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको कनिंगनेस कहते हैं, चालाकी कहते हैं, थोड़ा चालाकी लगाइए कि कैसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7th वाला, A projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal elevation angle of the projectile at the highest point as seen from the point of projection। एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फायर किया गया है, 45 डिग्री है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एलिवेशन एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो दिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो दिया है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से इसको सीधे मिला दीजिए, तो ये जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ये पूरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये आपका पूरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, अल्फा है एलिवेशन एंगल, ठीक है। और ये देखो ये r/2 आएगा, तो यहाँ से देखो अगर हम लोग tan अल्फा निकाल दें तो h/r/2 आएगा कि नहीं आएगा, tan अल्फा आएगा 2h/r, ठीक, यहाँ पर जो है tan अल्फा आएगा 2h/r। अब इसमें एंगल जो दिया गया है 45 डिग्री का दिया है। अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है tan थीटा 4h/r होता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, थीटा अगर तुमने 45 डिग्री रख दिया तो r बराबर 4h हो जाएगा, ये यहाँ पे रख दो, तो tan अल्फा बराबर 2h/4h 1/2, तो अल्फा निकल के आएगा tan इनवर्स 1/2, बात खत्म हो, अल्फा बराबर है tan इनवर्स 1/2, अल्फा बराबर है tan इनवर्स
1/2। ठीक, आंसर थर्ड हो गया। फिगर शोज द पाथ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। 8th में एक पाथ दिखाया हुआ है इन्होंने, है ना, बड़ा आर्टिस्टिक टाइप का पाथ है, ऐसे करके है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने बी दिखाया है और यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने ए दिखाया हुआ है, ठीक। फिगर शोज द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, इट्स वेलोसिटी इज शोन एट पॉइंट ए एंड बी। देखो बी पर जो वेलोसिटी शो की है वो इधर से शो की है और ए वाले पर जो वेलोसिटी शो की है वो ये शो की है, ठीक। क्या पूछ रहा है, बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एवरेज एसलेशन, एवरेज एसलेशन। तो देखो एवरेज एसलेशन अगर निकालोगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। आप कहेंगे ये आपने सिंबल कौन सा बनाया है, तो ये जो लेस देन ग्रेटर देन का साइन करके लिखते हैं ना, इसको एवरेज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये एवरेज होता है। और यहाँ पर डेल्टा वी क्या होगा, वी बी माइनस वी ए आ जाएगा अपॉन डेल्टा टी। अब वी बी माइनस वी ए करना है तो कैसे किया जाता है, ये आपको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, वी बी प्लस माइनस वी ए अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब वी बी कौन हो गया भाई, वी बी तो इधर हो गया और वी ए ऊपर था, उसको पलट दो तो माइनस वी ए कहाँ चला गया, नीचे। ये कौन हो गया, डेल्टा वी हो गया कि नहीं हो गया, ये कौन हो गया, डेल्टा वी हो गया, क्लियर है कि नहीं। और एसलेशन के एवरेज की वही डायरेक्शन होगी जो डेल्टा वी की होगी, तो डेल्टा वी की डायरेक्शन नीचे आ रही इधर की तरफ, तो एरो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो जो डायरेक्शन डेल्टा वी की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, ठीक है ना, एसलेशन की हो जाएगी। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, जो डायरेक्शन एसलेशन की होती है वही डायरेक्शन जो है डेल्टा वी की होती है, सेम डायरेक्शन, ठीक। अगला देखें भाई, द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, क्वेश्चन नंबर 9th है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 39.2 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक। द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पूछ रहा है कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो आप इसको निकाल लो भाई, है ना, लेंथ जो दिया है वो आपको पता चल गई यहाँ से 39.2 अपॉन 2, जी हमको 9.8 लेना, ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है। टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ कितना हो गया 39.2 अपॉन पाई स्क्वायर और जी 9.8। इससे अगर आप करेंगे तो 4 बार जाएगा, जाएगा। तो ये क्या निकल आएगा, t इक्वल्स टू, ये आएगा 2 पाई, रूट ले लो तो 2 अपॉन पाई, ये पाई पाई कट गया, आंसर कितना हो गया 4 सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। आंसर आपका 4 सेकेंड आ जाएगा। अगला देखिए 10th वाला, क्वेश्चन नंबर 10th, एज शोन इन डायग्राम देयर आर 5 आइडेंटिकल रॉड्स, लेंथ ऑफ ईच रॉड इज एल एंड मास एम, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम सी। 5 रॉड हैं, एक ऐसे है, ठीक है, एक रॉड ये है ना, दूसरी ये देखो, ये यहाँ पर तीसरी, फिर ये चौथी और ये 5वीं, ये 5 रॉड हैं, है ना। थोड़ा और अच्छे से बना दें सुंदर से,
रॉड को बनाने में ऐसे ठीक लगेगा। ये देखो, ये ऐसे करके 5 रॉड हैं। ये देखो, ये 5 रॉड हैं। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। सबका मास और लेंथ m है। सबका मास और लेंथ सेम है। पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास बताइए कहाँ होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये आपने ओरिजिन बना लिया। जहाँ से सेंटर ऑफ मास निकालना है वहाँ पर आप ओरिजिन बना लो। ऐसे बना लिया। ये x और ये y है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? L/2, 0 पर है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? 0, L/2 पर होगा। आ रहा समझ में? 0, L/2 पर होगा। ठीक है, 0, L/2 पर होगा। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? L/2, 0 होगा। 0 नहीं होगा इसका। इसके पास y कितना आ चुका है? L आ चुका है। और इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 0, L और L/2, तो 3L/2 होगा। क्यों? और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? L/2, ये कितना हो गया भाई? L, और ये पूरा L, तो L/2, कितना होगा? L आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अलग अलग हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ले लिए। सेंटर ऑफ मास के अलग अलग हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। सेंटर ऑफ मास के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स लिए। ठीक है ना? सेंटर ऑफ मास के अलग अलग कोऑर्डिनेट हम लोगों ने ले रखे हैं। अब एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है? एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? ये लगाओगे m1x1 प्लस लास्ट में क्या आएगा? mn(xn) अपॉन क्या होता है? m1 प्लस m2 एंड लास्ट में mn, यही तो होता है। तो यहाँ पर देखो, पहले वाले का मास कितना है? m है। सेंटर कितना दूर है? L/2। दूसरे वाले का क्या है? बोलो, 0 है x। तीसरे वाले का x कितना है? ये फिर L/2 है। चौथे वाले का x फिर 0 है। और पाँचवें वाले का फिर L/2 है। अपॉन टोटल कितनी रॉड है? 5m है। आ रहा समझ में? तो m तो सबका कट गया। देखो, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 इंटू L/2 अपॉन 5 है। आ रहा समझ में कि नहीं? तो ये हमारा कितना निकल आएगा? 3L/10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये हमारा 3L/10 निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? और इसी तरीके से आप y निकाल लीजिए। बोलो, सेम आप तरीका लगा करके y ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। देखो, इसका y 0 है, इसके पास y है। इसका y जो है इसका जो है सबका है, सिर्फ एक का 0 है। सबका निकाल करके y निकाल लीजिए। और बाद में r ऑफ सेंटर ऑफ मास जब निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ x ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर और y ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक। इसमें बोला मैंने 12 ही था, लिख दिया था, ये 12 है। ठीक। तो ये है, देखो कह रहा है अ सॉलिड स्फेयर, अ हॉलो स्फेयर एंड अ डिस्क ऑल हैविंग, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। A solid sphere, a hollow sphere and a disk all having same smooth inclined plane are released. Least time will
टेकन इन रीचिंग द बॉटम बाय, तो टाइम किसका कितना होगा? तो देखो इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया स्मूथ। अगर स्मूथ बोला गया है तो इसका मतलब है नो रोलिंग, रोलिंग नहीं होगी। अगर स्मूथ बोला गया है तो रोलिंग नहीं होगी, और अगर रोलिंग नहीं होगी तो टाइम सेम रहेगा। ध्यान रखिए, अगर रोलिंग नहीं है तो टाइम सेम रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg लोकेटेड एट द पोजीशन ऑफ, पार्टिकल का मास जो है वो 2 kg का है और लोकेटेड एट द पोजीशन आई कैप प्लस जे कैप है, और वेलोसिटी कितनी दी हुई है? ये दी है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, क्या पूछ रहा है? इट्स एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है कितना होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम? ठीक, एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो पूछ रहा है कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है क्या दिया है? वेलोसिटी दी है और अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम जो पूछ रहा है अबाउट जेड एक्सिस पूछ रहा है, अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस। तो एंगुलर मोमेंटम अगर जेड एक्सिस के अबाउट पूछेगा तो हम केवल किसकी चर्चा करेंगे बताओ? है ना, एक्स और वाई की करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? जेड एक्सिस के अगर अबाउट पूछेगा मतलब एक्सिस कहाँ पास हो रही है? जेड एक्सिस में, तो जेड वाले कंपोनेंट की कोई आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो आर क्रॉस पी होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। ठीक, एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम हमारा आर क्रॉस पी होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, अगर हम डायरेक्टली आपको बताएं तो आर की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें, देखो जेड एक्सिस से, जैसे मान लो ये तुमने बनाया ऐसे है, ये ऐसे है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, और पार्टिकल यहाँ पर है, ये वेक्टर हमारा आर हो गया। यहाँ ये वेक्टर मान लो आर हो गया, और ये ऐसे मान लो एक्स और वाई वाला ले रहा हूँ मैं, केवल एक्स और वाई में ऐसे मूव हो रहा है, मान लो इधर की तरफ, मान लो ऐसे मूव हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसमें यहाँ पर जो है क्या ले लो? इसका मैग्नीट्यूड ले लो आर का। तो आर का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो √2 मीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि आई कैप प्लस जे कैप हो गया, और अगर वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2√2 आ जाएगा। हमने इसको छोड़ दिया है, हम केवल इसको ले रहे हैं, 2i कैप माइनस 2j कैप, केवल इसको ले रहे हैं। तो ये यहाँ पर कितना हो गया? ये हमारा 2√2 हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहाँ से एंगुलर मोमेंटम निकाल दो, मास 2, और ये आया 2√2 इंटू √2, तो L बराबर 8 आया कि नहीं आया? L बराबर 8 आ गया। तो अब ये वैल्यू तो हमको पता चल गई कि L बराबर 8 है। L बराबर कितना है? 8 है, ये हमको वैल्यू पता चल गई। अब बात हो रही है कि डायरेक्शन की। तो देखो R क्रॉस P होता है ना, क्या होता है? R क्रॉस P होता है। तो R पर हाथ रखो, है ना, घुमाओ, कहाँ जा रहा है अंगूठा? नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो आंसर क्या हो गया बताइए? -8 हो गया कि नहीं हो गया आंसर? बाकी अगर आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर निकाल करके भी कर सकते हैं, है ना। जेड वाले को छोड़ करके एक्स और वाई को लेकर के प्रॉपर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। जेड वाले को छोड़ना है, जेड वाले कंपोनेंट को। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम पूछ ही वो जेड के अबाउट रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कह रहा है? 2 मेटल रॉड्स ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया
are fixed end to end between rigid support. The material of rod have Young's modulus y1 y2, coefficient of linear expansion alpha 1 alpha 2. The junction between the rod does not shift if the rod are cooled. तो ये बहुत भी easy है, इसमें आपको डेल्टा एल जो है, बोलो डेल्टा एल जो है ना, जंक्शन जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा। जैसे दो रॉड हैं और दोनों का जो जंक्शन है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर जब आप लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, बोलो डेल्टा एल अपॉन क्या लेते हैं बताओ, एल लेते हैं, तो क्या आता है, वाई एल्फा डेल्टा थीटा आया करता है। आता है कि नहीं आता है, बोलो यही तो आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कांस्टेंट रखते हैं तो y1 एल्फा 1 किसके बराबर होना चाहिए, y2 एल्फा 2 के बराबर होना चाहिए, तब जाकर के ये कांस्टेंट हो जाता है। आप चाहें तो इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। थर्मल स्ट्रेस के अंदर ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि भाई एक्सपेंशन हो रहा है, आप हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो है आपका यहाँ पर ऐसे हो, भाई थर्मल स्ट्रेस होता है, ये वाई का फॉर्मूला आपको पता ही है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ये, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लेते हैं। पीस ऑफ स्टील हैज़ अ वेट W in air, W when completely immersed in water, W2 in अननोन लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये मैंने क्लास में डायरेक्टली लिखवाए हैं, दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिखवाया है ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये मैंने बताया था कि W अपॉन W माइनस W1 होता है, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो बताया है वो क्या बताया है, W माइनस W2 अपॉन W माइनस W1 हमने बताया है। ये हमने दो फॉर्मूले आपको बताए। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये दो फॉर्मूले हमने आपको बता रखे हैं ऑलरेडी, ये दो फॉर्मूले बता रखे हैं। ये सेकंड वाला फॉर्मूला है, ये डायरेक्टली पूछा गया है। अगला क्या हो गया, अ जेट ऑफ वाटर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 centimeter square strikes a wall at an angle of 60 degree to the normal and rebounds elastically from the wall without losing energy. Velocity of the water jet is इतना, force acting on the wall is। तो देखिए इसमें क्या है कि एक जेट ऑफ वाटर है, पानी की धार है, और वो दीवार पर आकर के गिर रही है ऐसे। जेट ऑफ वाटर है और वो आकर के गिर रही है ऐसे, ये ऐसे फोर्स पूछ रहा है। तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो यहाँ से फोर्स का क्या फॉर्मूला है, 2a रो v स्क्वायर और कॉस थीटा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने a लिख दिया, 2a रो v स्क्वायर कॉस थीटा। ये हो, अब आप इसमें रख दें, वैल्यू आ जाएगी। f का फॉर्मूला होता है 2a रो v स्क्वायर और साथ में क्या लग जाएगा, कॉस थीटा लग जाएगा। वैल्यू रख दी जाए, चलिए। तो F इक्वल टू क्या निकलेगा, 2, और एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4, रो वाटर की डेंसिटी 10 टू दी पावर 3, और वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और कॉस 61/2 है। ये यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या मिलेगा, ये आएगा देखो 6 इंटू 10 टू दी पावर -1, और ये आएगा 144। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अगर नॉर्मली स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे कॉस थीटा 1 आ जाएगा, और अगर रिबाउंड नहीं करेगा तो 2 हट जाता है। इसको इनर्शियल फोर्स कहते हैं। वाटर के फ्लो होने से जो फोर्स डेवलप होता है उसको कौन सा फोर्स कहते हैं, इनर्शिया। अगला क्वेश्चन कौन सा है, हीट इज बीइंग सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट टू अ स्फीयर ऑफ आइस विच इज मेल्टिंग एट द रेट ऑफ इतने ग्राम पर सेकेंड। इट मेल्ट्स कंप्लीटली इन 100 सेकेंड। द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर विल बी।
है ना। तो इन्होंने कहा है कि हीट इज सप्लाइड टू द स्फीयर, आइस जो मेल्ट हो रही, क्वेश्चन नंबर 17 है, जो आइस मेल्ट हो रही है dm/dt, ये हमको दे रखा है 0.1 ग्राम पर सेकेंड दे रखा है, और 100 सेकेंड में कंप्लीटली मेल्ट हो जा रही है, 100 सेकेंड में कंप्लीटली मेल्ट हो जा रही है। रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर, तो जो टाइम दिया गया है वो 100 सेकेंड टोटल मेल्ट होने का दिया गया है। क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, बेसिकली क्या है, यहाँ पर पावर क्या होता है, तो पावर हम लोग जानते हैं dq/dt होता है, ये आएगा dm/L/dt होता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, dm/L/dt होता है। यहाँ पर टोटल जो मेल्ट हुआ है वो 100 सेकेंड में हुआ है, और इतना ग्राम एक सेकेंड में क्या हो रहा है बताओ, मेल्ट हो रहा है। तो एक सेकेंड में कितनी हीट सप्लाई हो रही है, dq/dt आप निकाल सकते हो, 0.1 ग्राम 540 कैलोरी, और इनटू आप 4.2 करना चाहो तो कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ना करना चाहो तो ना करो, कैलोरी में ही रहने दो। इतने कैलोरी पर सेकेंड, ये जो है 54 कैलोरी पर सेकेंड की हीट जो है ये बढ़ रही है। 54 कैलोरी पर सेकेंड की जो है ये हीट यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है भाई, आप बताइए। इतने ग्राम पर सेकेंड आइस की मेल्टिंग हो रही है, तो इतने ग्राम और 540 कर दीजिए, तो इतने कैलोरी पर सेकेंड का ये पावर हो गया है। यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा 100 सेकेंड में मेल्ट हुई है, तो मास कितना आइस का मेल्ट हुआ है, 100 × 0.1, तो 10 ग्राम आइस है, तो यही तो वाटर में कन्वर्ट होगा। अब आगे किस रेट से क्या होगा बोलो, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पर वही करना, dq/dt बराबर ये कर देना mc और dθ/dt। तो dq/dt तो आपने 54 ले लिया है, मास 10 है, स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 होती है कैलोरी में, और ये dθ/dt आएगा, तो dθ/dt आएगा कितना, 5.4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा ये dθ/dt। एक सेकेंड, गलती हो गई थी, यहाँ पर ये जो लेटेंट हीट है मैंने गलत लिखी है, 80 होती है, तो 8 आएगी, तभी वो आंसर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये आएगा 0.8। अब सही, फर्स्ट आंसर है। 540 होती है एलवी होती है 540 कैलोरी पर सेकेंड, और LF होती है 80 कैलोरी पर सेकेंड। ये थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी अपने को, जल्दबाजी में गलती ना हो जाए। ठीक, मास आपका 10 ग्राम मेल्ट हुआ है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर है 18। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T1 एक्सपेंड्स, नंबर ऑफ मोल 1 है, लिखते चलें, टेम्परेचर T1 है, एक्सपेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ P/V² इज कांस्टेंट। ठीक है, ये दिया है कांस्टेंट। द वर्क डन बाय द गैस टिल टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम्स T2। वर्क डन पूछ रहा है जब तक उसका टेम्परेचर T2 ना हो जाए, नंबर ऑफ मोल 1 है। तो देखो भाई, वर्क डन का बहुत सीधा सा फॉर्मूला होता है ना। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 to V2 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है ना, PdV फ्रॉम V1 to V2 होता है। अब यहाँ से अगर हम P लिखेंगे
तो देखो P को लिखा जा सकता है A इंटू वी स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है A इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से वर्क डन हमारा क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ P, ये आएगा ए वी स्क्वायर और डी वी फ्रॉम V1 टू V2। तो W बराबर A और ये आएगा V की पावर 3/3 और V1 टू V2, और ये क्या आएगा W बराबर A/3 और V की 2 की पावर 3 माइनस V1 की पावर 3। ठीक, तो ये तो बात हो गई P और V के टर्म्स में आ गया, V के टर्म्स में आ गया, लेकिन हमको टेम्परेचर के टर्म्स में चाहिए। हमको किसके टर्म्स में चाहिए भाई, टेम्परेचर के टर्म्स में चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद जो है क्या करना है, हमको V2 की पावर 3 और माइनस V1 की पावर जो 3 है। देखो अगर हम चाहें तो यहाँ से गैस तो लगा ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही आपके पास ऑप्शन है जिसमें 1/3 आ रहा है, कि नहीं आ रहा है। अब लेकिन समस्या ये है कि हम आंसर कैसे लिखेंगे, किसी को कहेंगे हम ऐसे तुक्का लगाएंगे तो बुरा मान जाएगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि P/V² A के बराबर है। अब हमको वॉल्यूम को हटा करके वहाँ पर टेम्परेचर को शामिल करना है, वॉल्यूम को हटा करके वहाँ पर टेम्परेचर को शामिल करना है। तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है ना, PV इक्वल टू μRT होती है इक्वेशन की, नहीं होती है। PV बराबर क्या होता है, μRT होता है। तो यहाँ से V बराबर क्या लिख सकते हैं, μRT/P लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चा क्या है कि ये तुम्हारा क्या है, μ1 है, तो V की जगह हम लोग लिख देंगे RT/P। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, RT अपॉन क्या लिखेंगे, बोलो RT2/P2 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, RT1 अपॉन क्या लिखेंगे, P1 लिखेंगे, और उठा करके इसको रख करके और क्या करेंगे बताओ, फिर हम लोग फाइनली इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमको कुल मिलाकर के वॉल्यूम को हटा करके टेम्परेचर को लाना है, वो हम लोग आगे ले आएंगे। ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। आगे जो है रिप्लेस करोगे तो ये आपका अपने आप रास्ता आपको दिखेगा, जब वैल्यू रखोगे अपने आप आपको चीज़ें साफ समझ में आएंगी कि क्या कैसे हो रहा है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ कांस्टेंट speed v along a circle of radius an electron moves with a constant speed v along a circle of radius r, the magnetic moment will be। तो मैग्नेटिक मोमेंट, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो Q/2m होता है, हमेशा याद रखो, काम खत्म। तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा Q/2m इंटू L आएगा, तो ये आएगा E/2m और L होता है mvr, ये कट गया तो EVR/2 होता है, कहानी खत्म। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अ कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर, द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी। एक इन्होंने कंडक्टर बनाया, राइट एंगल है ABBC, ऐसे है, देखो ये राइट एंगल कंडक्टर है, ये है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ पर क्या है, इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है।
ठीक, मान लीजिए फोर्स ऑन द कंडक्टर और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए अंदर की तरफ जा रहा है, 5 टेस्ला का फील्ड है, तो कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, नेट फोर्स आपको मिल जाएगा कितना होगा। देखिए इसमें क्या होगा कि इस वाले पर जो फोर्स होगा, इस वाले पर, देखिए पहली बात तो लूप में नेट फोर्स 0 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें देखो क्या होगा, नीचे आ रहा फील्ड अंदर है, फोर्स इधर की तरफ आएगा, इसमें फोर्स इधर आएगा, इसमें फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो 5 सेंटीमीटर वाला है, इसके 2 कंपोनेंट तोड़ लो, एक इधर कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा कि नहीं आएगा, इसके 2 कंपोनेंट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका फोर्स ऐसे है, इसका फोर्स ऐसे है, इस वाले पर फोर्स क्या है बताओ, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऊपर की तरफ, और इस वाले पर जब फोर्स लेंगे आप तो क्या होगा, इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, इधर की तरफ इसका फोर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इस वाले पर जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे होता है नेट फोर्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या होता है बताओ, नेट फोर्स जो है ऐसे तो निकाला जाता है इसमें, द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी ABBC राइट एंगल, इसको बेटा मिलाया नहीं है, सॉरी इसको मिलाया नहीं है, केवल इतना ही है, हमें इतने भर का निकालना है। तो इसका फोर्स कहाँ निकला है, इधर की तरफ है, इसका इधर की तरफ है, इसको F1 ले लो, इसको F2 ले लो, तो F इक्वल टू क्या निकाल दोगे बच्चा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, निकाल लेंगे, ILB लगाना है फोर्स के लिए। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हम नहीं बताएंगे, आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इतने टेस्ला एक्सपीरियंसेस टॉर्क ऑफ इतने मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, MB sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है 22 वाले में मैं आपको बता रहा हूँ, टॉर्क का फॉर्मूला MB sin थीटा होता है, लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखें, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, राइट एंगल टू द एरिया विथ 50 टर्न्स, एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज इतने वोल्ट, व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम फील्ड इन टाइम t द वैल्यू ऑफ t इज। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कितने का दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2 × 10⁻⁻² टेस्ला, एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं, 50 दे रखे हैं, और जो EMF इंड्यूस हो रहा है 0.1 वोल्ट है। अब ये पूछ रहा है टाइम t बताइए कितना हो। तो देखो पहले फील्ड के अंदर था, बाद में बाहर, तो पहले फ्लक्स था, बाद में नहीं है, तो फ्लक्स का जो चेंज होगा वो केवल NBA के बराबर आ जाएगा। तो EMF कितना होगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t, तो NBA अपॉन है ना, NBA अपॉन t आएगा। तो EMF कितना है 0.1, नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 × 10⁻⁻², एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर 10⁻⁻4 आ गया, अपॉन टाइम t, निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अगला देखें 24, डायग्राम में ही समझ में आ जाएगा, है ना। द डायग्राम बिलो शोज 2 coil A and B placed parallel to each other at very small distance. Coil A is connected to an AC supply. G is a very sensitive galvanometer when the key is closed. देखो अल्टरनेटिंग करंट है, तो जो डायरेक्शन है वो पलटती रहेगी उसकी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में भी डायरेक्शन पलटेगी तो ऑसिलेशन होगा। तो आंसर थर्ड दिख रहा है हमको। तो ऑसिलेशन इन द गैल्वेनोमीटर में बी ऑब्जर्व व्हेन द इनपुट AC वोल्टेज हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 to 2 हर्ट्ज। ठीक, तो यहाँ पर जो है वैसे ऑसिलेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट आप सप्लाई कर रहे हैं। कैसा करंट सप्लाई कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग, डायरेक्शन पलटती है, डायरेक्शन क्या है, पलट जाती है। अगला क्या है 25, अ चोक कॉइल इज प्रेफर्ड टू रियोस्टेट इन AC। तो चोक कॉइल जो होती है LR सर्किट होता है, LR सर्किट में पावर कम कंज्यूम होती है, और इसमें जो रियोस्टेट होता है वो रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है। ठीक,
अगला देखिए, देयर आर n1 फोटोन्स ऑफ फ्रिक्वेंसी है ना गामा 1 in a beam of light in an equally energetic beam there are n2 photon of frequency gamma 2 then the correct relation is। तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू होता है, उससे निकल आएगा n1 अपॉन n2 गामा 2 अपॉन गामा 1। तो भाई ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे तो कम नंबर होंगे, और जहाँ कम एनर्जी वाले होंगे तो ज़्यादा नंबर होंगे। ठीक, तो n1 गामा 1 ऐसे आप याद कर लें कि n1 गामा 1 इक्वल टू n2 गामा 2 आए। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ द सेम एनर्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल के लिए लगाएंगे तब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अल्फा पार्टिकल के लिए जब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ये लगाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, दोनों की एनर्जी सेम है ना, एनर्जी सेम है, तो जब हम लोग अल्फा पार्टिकल के लिए लगाएंगे तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे बताओ 2 और इनटू m लगाएंगे। और जब फोटोन के लिए लगाएंगे तब क्या करेंगे, h अपॉन, है ना, और मोमेंटम जो फोटोन का होता है E अपॉन सी होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, E अपॉन क्या होता है यहाँ पर है मोमेंटम जो फोटोन का होता है, उसको आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पूछ रहा था, फोटोन की बात नहीं हो रही थी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहा था। तो ये आप ऐसे लगा दीजिए, और उसमें क्या करेंगे बताइए, उसमें जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आपका है ना, उस वाले के लिए इक्वल टू आप सीधे सीधे एच न्यू वाले से भी निकाल सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा, तो एच अपॉन लैम्डा पी होता है ना। तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो सीधा है लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन ई से भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सेम एनर्जी है, उठा करके इसमें रखना है, रेशियो निकल आएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिए, जब भी कभी आप फोटोन या कोई भी मास वाला पार्टिकल होता है वहां मोमेंटम निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2 एनर्जी इंटू मास होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला देखिए, इन द गिवन रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, इन द गिवन रिएक्शन दे रखी है, रेडियोएक्टिव रेडिएशंस आर इमिटेड इन द सीक्वेंस। कौन इमिट हो रहा है? तो देखो, जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है ना, तो पहले देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर पहले बीटा निकला, फिर मास नंबर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एटॉमिक नंबर दोनों कम हो रहा है, तो अल्फा निकला, और लास्ट में कुछ नहीं बदल रहा है तो गामा निकला, तो आंसर सेकंड हो गया। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, क्वेश्चन नंबर 29, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 13 ओम एंड द स्केल इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ करंट अप टू 100 एम्पियर। After an additional shunt has been connected to this ammeter, it becomes possible to measure current up to 750 ammeter by this meter. The value of shunt is, तो यहाँ पर देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर दिया ना, तो उसको गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस ले लो, 13 ओम है। उसके बाद जो पहले वाला करंट है उसको आप गैल्वेनोमीटर का करंट ले लो, और जो बाद वाला करंट है उसको आप एमीटर का करंट ले लो। और शंट का फॉर्मूला क्या होता है? शंट का फॉर्मूला होता है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। लगा दो, आंसर आ जाएगा। आई जी हो गया 100 एम्पियर, ये 13 है, अपॉन आई माइनस आई जी, तो आई कितना है 750, माइनस आई जी कितना है 100 है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 1300 अपॉन 650 आएगा, तो ये 2 ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 तो हो गया ना, ये तो 29 था। क्वेश्चन नंबर 30, द चार्ज पेंडुलम ऑफ चार्ज इतने कूलम एंड मोलिकुलम इक्विलिब्रियम व्हेन दे आर 1 मीटर अपार्ट। इफ द पेंडुलम्स आर आइडेंटिकल देन व्हाट विल बी द मास ऑफ ईच पेंडुलम इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इन द इक्विलिब्रियम इज 60 डिग्री। दो पेंडुलम है यहाँ पर, तो यहाँ सीधा सीधा तरीका होता है tan थीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन एम जी होता है, tan थीटा इक्वल्स टू
ठीक, टू चार्ज पेंडुलम ऑफ इतने एंड इतने पेंडुलम आर आइडेंटिकल, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ ईच पेंडुलम इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम इज 60 डिग्री। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लगा देंगे, एफ अपॉन एम जी, निकल आएगा। डायरेक्टली आप लगा दीजिए, काम खत्म। डिस्टेंस दे रखा तो एफ निकल ही आएगा, अपॉन क्या हो जाएगा एम जी, तो मास निकल आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर विद 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम, प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क करेंगे। तो वर्क डन जो होता है बच्चा वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। तो पहले एनर्जी निकाल लो, बाद वाली एनर्जी निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले वाली एनर्जी निकाल दो और बाद वाली एनर्जी निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे अपने आप। अगला क्वेश्चन 32 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो 4 माइक्रोफैराड वाले पर हमें चार्ज निकालना है। सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा है, ये आपका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, और ये नीचे क्या दिया हुआ है बच्चा, 3 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या दिया है नीचे, 10 वोल्ट है। आ रहा समझ में कि नहीं। अब वो 4 माइक्रोफैराड वाले पर चार्ज पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इन दोनों को पहले आप क्या कर लो बताओ, हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पैर 5 है बेटा, ये 6 नहीं शायद, क्यों, ये 5 है नीचे। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को पैरेलल कर लो, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज। अब देखो इन दोनों को सीरीज करने के बाद कितना है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं, बोलो। इन दोनों का 6 और 4 का सीरीज कितना आएगा, 2 आएगा शायद, आएगा कि नहीं आएगा। 6 और 4 का सीरीज कितना आएगा, 6 और 4 का सीरीज ले लो, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। हाँ, तो ये आएगा 6 × 4 अपॉन 10 आएगा, क्यों, यही तो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा, सॉरी, और 2.4 आया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा बताओ, आंसर आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम की नहीं आगे, खत्म। जो एक में चार्ज होगा वही दूसरे में होगा, सीरीज में है दोनों। 33, इन YDS एक्सपेरिमेंट इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट, है ना, तो ओनली सेंट्रल फ्रिंज इज वाइट, ऑल अदर फ्रिंजेस आर कलर्ड, आंसर 3rd। ये तो फैक्ट है ना, कॉन्सेप्ट सीधे याद रखिए इसको, कलर्ड फ्रिंजेस मिलती हैं। इन द YDS एक्सपेरिमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स आर अनइक्वल, देन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द फ्रिंजेस विल डिक्रीज। ठीक है ना, फ्रिंजेस का कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है, अगर एम्पलीट्यूड बराबर होते हैं तो कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छा होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 2 पीरियोडिक वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड A1 एंड A2 पास थ्रू अ रीजन, इफ A1 इज ग्रेटर देन A2 द डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड इज। ठीक है ना, तो 2 पीरियोडिक वेव हैं, A1 एम्पलीट्यूड है, एक A2 है, तो जब मैक्सिमम निकालेंगे तो A1 प्लस A2 होगा, और मिनिमम निकालेंगे तो A1 माइनस A2 होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, A1 कट जाएगा, 2A2 बचेगा। ठीक, ये हो। अगला देखिए, ट्रेवलिंग वेव रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दे रखा है, द रिजल्टेंट इज, क्या होगा, चलिए इसको मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, y है, पहली बार की इक्वेशन y है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी बार की y है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है कि इसमें द रिजल्टेंट इज, तो देखिए पहली बात तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये माइनस लगा है तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, क्यों भाई, क्वेश्चन नंबर 37 की बात हो रही है, और यहाँ प्लस लगा है तो नेगेटिव एक्स है, डायरेक्शन अपोजिट होती है तो कौन सी वेव बनती है, स्टेशनरी वेव बनती है। कौन सी वेव बनती है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि कौन सी वाली वेव है, ये स्टेशनरी वेव है, ये स्टैंडिंग वेव है। अब बात हो रही कि नोड और एंटी नोड कहाँ होंगे, बात क्या हो रही है बताओ, नोड और एंटी नोड कहाँ होंगे, क्लियर है कि नहीं। ठीक, तो इसमें नोड कहाँ पर है ये पूछ रहा है,
देखो ये दोनों साइन में इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन किसमें है, दोनों किसमें है, साइन में है। अगर साइन में है तो इसकी शुरुआत एंटी नोड से होगी। शुरुआत कहाँ से होगी, याद रहेगा, दोनों देखो साइन में है और दोनों प्लस ए हैं। देखो इसमें दो केस बनते हैं, एक वेव ये जा रही है और दूसरी वेव ये आ रही है। अगर दोनों इस तरीके से आए कि दोनों एक ही जैसी कंडीशन में हैं, बस डायरेक्शन भर का फर्क है, तो इनकी शुरुआत एंटी नोड से होती है। और अगर एक सीधा आए और एक उल्टा आए तो शुरुआत कहाँ से होती है, नोड से होती है। इसका मतलब इसकी शुरुआत एंटी नोड से होगी। तो नोड जो तुमको मिलेगा वो λ/4 के बाद मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि इसमें जो एंटी नोड की कंडीशन है, सॉरी, वो आपकी कितनी होगी, n+1/2 λ/2 होगा। यानी कि जो पहला नोड मिलेगा वो λ/4 पर मिलेगा। 0 पर क्या मिला, 0 पर मिला एंटी नोड, फिर क्या मिला λ/4 पर क्या मिला, नोड, ऐसे करके चलेगा। इस वाले केस में क्या होता है, 0 पर नोड होता है, λ/4 पर एंटी नोड होता है, ऐसे करके होता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ठीक, ये होता। तो ये कंडीशन इक्वेशन देख के पता चल जाती है। 38 देखिए, ट्रेन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इट इज ब्लोइंग इट्स विसिल एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इतने, द percentage change in the frequency heard by the person standing near the track as the train passes is, है ना, कितना परसेंटेज चेंज होता है, ठीक है ना, इसमें फ्रीक्वेंसी में ये पूछ रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 की बात हो रही है। तो यहाँ देखना डेल्टा न्यू अपॉन न्यू ये होता है 2VO या VS दोनों हो सकता है, और VS अपॉन V होता है। ध्यान रखिएगा, VO मतलब हो गया ऑब्जर्वर और VS मतलब हो गया सोर्स, दोनों हो सकता है। याद रहेगा 2VO हो सकता है या 2VS हो सकता है। अब आप देखिए डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 और वेलोसिटी कितनी है 20 अपॉन इसकी वेलोसिटी कितनी है 320 आ गई, इंटू 100 कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, है ये आएगा 16 आएगा, ये आएगा 8, तो 100 बटे कितना हो गया 8, तो 12.5% है ना, तो लगभग 12% आंसर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये फॉर्मूला याद ना हो तो याद रखिएगा, अगर आपको चेंज इन द फ्रीक्वेंसी पूछे तो डेल्टा न्यू अपॉन न्यू 2VO अपॉन V इंटू क्या होता है ना, ये होता है। तो 12.5% एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, उसने अप्रोक्सीमेटली दे रखा है। अगला देखिए 39, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ है ऑन PV डायग्राम फॉर आइडियल गैसेस पास थ्रू A वेयर P इतना, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इतना, द स्लोप ऑफ पाथ एट A इज। कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो -γP अपॉन V होता है, बात खत्म, लगा देंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, स्लोप ऑफ द ग्राफ है -γP अपॉन V। अगला देखिए, अ वेसल फिल्ड विद अ गैस एट प्रेशर ऑफ इतने सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एट अ सर्टेन टेम्परेचर, द मास ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 50% by introducing more gas in the vessel at the same temperature, resultant pressure of gas in centimeter of mercury is। तो देखिए आपने मास बढ़ा दिया गैस का, जितना मास बढ़ाएंगे उतने नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे। अगर 50% आपने बढ़ा दिया है, इसका मतलब 50% आपने नंबर ऑफ मोल बढ़ा दिए हैं। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने मास बढ़ाया है तो क्या बढ़ा दिया बताओ, नंबर ऑफ मोल बढ़ा दिए हैं। तो अगर आपने क्या कर दिया है बताओ, है ना, 50% जो है क्या कर दिया है, नंबर ऑफ मोल बढ़ा दिए हैं, तो प्रेशर भी कितना बढ़ जाएगा। अब देखिए ओरली हो जाएगा, पहले 76 था, इसका 1.5 गुना कर दो, जरा मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना, आ जाएगा 15 छक्का 30, ये 3 आएगा, ये कितना आ जाएगा बताओ, 15 सत्ते 105 है, कितना हो गया, 15 सत्ते कितना होता है, 15 छक्का 90, 15 हाँ 3, तो ये लगभग आपका 100 से कुछ ऊपर आ जाएगा। क्यों, 1.5 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। आ रहा आंसर कि नहीं आ रहा, ठीक।
है उसी के पास कि नहीं? यहाँ पर वेसल को फिल किया है, सर्टेन टेम्परेचर, मास ऑफ इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर रिजल्टेंट प्रेशर पूछ रहा है। हो गया? अगला देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ है ना एल्टीट्यूड, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एल्टीट्यूड 2r। तो देखो यहाँ पर जब भी कभी सैटेलाइट को लॉन्च करना हो तो यहाँ पर क्या होता है, देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है -gm और क्या होगा स्मॉल m अपॉन r, और इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमको पूछ रहा है कितनी हमको देनी है, और सैटेलाइट को यहाँ लॉन्च करना है तो यहाँ इसकी एनर्जी होगी -12 जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो अब क्या करोगे बताओ, इसका दोनों का सम करके इसके बराबर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी हमको पहले वाली निकालनी है, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r। ये इधर चला गया कि नहीं हो गया? अब आप इसको सॉल्व कर लो तो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या होगी, 1 - 1/4 तो 3/4 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एल्टीट्यूड बेटा 2r है, यहाँ 3r कर दो, यहाँ 3r कर दो तो ये 6 आएगा, तो 6 - 1 है कितना आ जाएगा 5/6। ठीक, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट दी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3r। अगला देखिए, द प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड टू एंड्स ऑफ द स्टील वायर ऑफ इतने टू कीप द लेंथ ऑफ कांस्टेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 100 वाई अल्फा डेल्टा थीटा। आंसर लगा दीजिएगा, आ जाएगा। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, वाई अल्फा डेल्टा थीटा होता है कि नहीं होता? क्यों भाई, यही तो फॉर्मूला ही बताया था, लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। टू जनरेट अ पावर ऑफ 3.2 मेगावाट द नंबर ऑफ फिजन्स पर मिनट इज, एक में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही, ठीक है ना, तो कितने फिजन आपको पर सेकंड करने पड़ेंगे, ये पूछ रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक फिजन की जो एनर्जी है कितनी आई 200 मेगा 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और पावर कितना दे रखा है बोलो, 3.2 मेगावाट दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो यहाँ से क्या पूछ रहा है बताओ, कितने फिजन होंगे ये पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ फिजन पावर अपॉन एनर्जी कर देना, तो ये आ जाएगा 3.2 अपॉन डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगला देखिए, द रिवर्स बायसिंग इन अ पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेज द पोटेंशियल बैरियर। फैक्ट है ये, याद होना चाहिए, कुछ फैक्ट तो रटे होने चाहिए, है ना भाई। अचानक उसने सोचा थोड़ा जाता, हर क्वेश्चन में सोचेंगे तो फिर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, नहीं समझ में आ रहा, 2 4 5 क्वेश्चन लगाओ फिर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए हर क्वेश्चन में सोचा नहीं जाता। द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर, तो फिल्टर सर्किट होता है, मैंने बताया था क्लास में, इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ होता है, याद है? मैंने कहा था रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है। क्या होता है वो? पल्सेटिंग डीसी। अगला देखिए, 2 PN जंक्शंस कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज बाय 3 डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, एज शोन। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन द जंक्शन इज सेम देन द करेक्ट कनेक्शन विल बी, करेक्ट कनेक्शन जो होगा वो कौन सा होगा? तो भाई जैसे आप PN करके लगता है ना, तो करेक्ट कनेक्शन आप साफ साफ दिख रहा है कौन सा वाला है। क्यों भाई? याद रहेगा, ऑल्टरनेट करके लगेंगे, 2 N एक साथ नहीं लगाएंगे, 2 P एक साथ नहीं लगाएंगे, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है PN, क्यों? तब होगा। 47 फॉर अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर IC अपॉन IE 0.96 मैक्सिमम करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। चलिए इसको करते हैं। 2 मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए थे, अगर आप याद हो, कॉमन बेस बताया था और कॉमन एमिटर बताया था, याद है ना? मैंने 2 बताए थे। कॉमन बेस में जो करंट गेन होता है अल्फा होता है, बताया था कि नहीं बताया था? अल्फा बराबर IC अपॉन IE बताया था, और एक बीटा बताया था IC अपॉन IB बताया था। भूल गए कि याद है? याद है, ये अल्फा है, ये बीटा है, क्लियर है? अल्फा उसने दिया है 0.96 और बीटा पूछ रहा है कितना है। तो इसके लिए मैंने तरीका बताया था, IE बराबर होता है IB प्लस IC। मैंने कहा था इसको आप डिवाइड कर दो IC से,
दोनों तरफ IC से डिवाइड कर दो। ये आपका 1 क्या है, अल्फा है, ये आपका 1 बीटा है, ये +1 है। अगर आपको बीटा निकालना है तो इसको इधर ले आओ, तो 1 अल्फा माइनस 1 बराबर 1 बीटा, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बराबर 1 बीटा, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बराबर बीटा होता है कि नहीं होता है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, 0.96 करोगे अपॉन 1 माइनस 0.96 करोगे तो बीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 0.96 है अपॉन 0.04 है, तो ये 24 आएगा कि नहीं आएगा। तो बीटा बराबर कितना आ गया बोलो, 24। क्लास में कराया है, कराया कि नहीं कराया। और मैंने ये कहा भी था कि एनसीईआरटी में कॉमन बेस लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। कॉमन बेस एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन इस पर क्वेश्चन आते हैं। ये देखो सामने एग्जाम्पल है, ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तभी पूछा गया है। फिजिक्स में एनसीईआरटी इज़ नॉट अ सिलेबस, एनसीईआरटी इज़ अ टेक्स्ट बुक, है ना, सिलेबस नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिलेबस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है कई बार, और वो भी एक आध क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम नहीं, थोड़ा बहुत। अगला देखिए, 200 ओम रजिस्टर हैज़ अ सर्टेन कलर कोड, इफ वन रिप्लेसेस द रेड कलर बाय ग्रीन इन द कोड द न्यू रेजिस्टेंसेस। देखो 200 लिखा हुआ है, 200 का मतलब है 20 × 10⁻⁴ कितना, 1 है ना। 2 किसका होता है बोलो, BB रॉय जी, BVG वाइट होता है कि नहीं होता है। तो पहला ब्लैक ब्राउन रेड, तो पहला कलर रेड है, दूसरा कलर आपका ब्लैक है कि नहीं, और 10⁻⁴ तो यानी कि ये दूसरा वाला कौन है, ये भी ब्लैक है, क्यों भाई, नहीं 0 1 है ना, ये 0 1 है ना, तो ये ब्लैक क्या है, ये ब्लैक ब्राउन है, यही तो है, ब्लैक ब्राउन है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो कुल मिलाकर के है, नहीं ब्राउन नहीं है, ब्राउन ब्लू है ना, ब्लू ये है, सॉरी ये ब्लैक ब्राउन ग्रे वाइट, ठीक है। तो रेड वाले को किससे रिप्लेस कर दिया है इसने, रेड वाले को ग्रीन से रिप्लेस कर दिया। ग्रीन का नंबर देख लो बेटा, 0 1 2 3 4 5 है ना। ग्रीन का कौन सा नंबर है बताओ, है ना, ग्रीन का नंबर कौन सा है बताओ, 5 है कि नहीं, तो आंसर 500 आ जाएगा। ग्रीन का नंबर कौन सा है, 500 है ना, ठीक। ये द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इतना दे रखा है, इसका इतना दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये आप 9/4 × 10⁸ है, क्लास में कराया है, स्पीड का रेशो होता है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द प्रिज्म जो है इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, देन द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, ठीक है ना। और इन्होंने कहा है कि मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, तो म्यू बराबर sin A प्लस Δm/2 अपॉन sin A/2, याद है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मिनिमम डेविएशन जो हमारा है वो बराबर किसके है, एंगल ऑफ प्रिज्म के, क्यों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2A/2, तो sin A अपॉन sin A/2 आ जाएगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 sin A/2 cos A/2 अपॉन sin A/2, कट गया देखो। तो यहाँ से ये आया 1.5/2 बराबर cos A/2, इसका आधा करोगे तो 0.7 समथिंग आएगा, 0.75। तो ये 41 डिग्री दिया, इसका डबल कर दो तो 42 हो जाएगा, इसका डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 42 आ जाएगा। तो आगे आंसर की नहीं हो गया, ठीक, 82 डिग्री। ये मैंने क्लास में कराया भी है, और ये आपको याद भी होना चाहिए कि अगर ये दोनों बराबर है तो μ/2 जो आएगा ये cos A/2 के बराबर होता है। ये तब होता है जब Δm और A आपस में बराबर होते हैं, ये तब होता है, ठीक। तो ये था आपका पेपर, डिस्कस कर लिया, एक बार फिर लगा लीजिएगा, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं अगेन, ठीक है। ओके, थैंक यू।